इलाहाबाद शहर, जिसे हम संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, आज के समय में उसे प्रयागराज बोला जाता है। एक समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं की तोती पूरे यूपी में बोली जाती थी। यह ऐसा बोलिए नया रूप, नया रंग रूप, नया सियासी माहौल ढलने के लिए तैयार था। इसी चकाचौंध के बीच चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक अहमद पर लोगों की नज़र पड़ती है। वो एकदम से सुर्खियों में आ जाता है। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद के ऊपर हत्या का आरोप लगता है। चूँकि हत्या का आरोप गुंडागर्दी के माहौल में एक विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए था, तो बात चांद बाबा, जो वहाँ पर मौजूदा गुंडा था, उस पर तक पहुँचती है। अब चांद बाबा भी एक ऐसा गुंडा था कि अगर उसके घर पुलिस चली गई तो कभी पीटे बिना रुखसत नहीं हो पाई। एक ऐसा दबंग जिसने पूरे इलाहाबाद शहर के पुलिस की नाक में दम कर रखा था। उसके एक इशारे पर हत्या, डकैती, फिरौती, ये सब काम बड़े आसानी से किए जाते थे। उस समय के सियासी लोग, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके घर जाने से कतरा। ऐसा दबंग इंसान जिसने पूरे इलाहाबाद शहर के नाक में दम कर रखा था, यहाँ तक कि पुलिस भी उससे बहुत खौफ खाया करती थी। उसके एक इशारे पर हत्या, डकैती, फिरौती, सभी प्रकार के गैर कानूनी काम 1 सेकंड में हो जाया करते थे। इधर उम्र के साथ अतीक अहमद बदमाशी में भी चांद बाबा से बहुत छोटा था, पर लोग, पुलिस नेता अतीक अहमद को शह दे रहे थे, क्योंकि सभी ये चाहते थे कि चांद बाबा का खात्मा हो और शहर में शांति का माहौल हो। सभी लोग लोहे से लोहे को काटने की कोशिश कर रहे थे। नेता, जनता, पुलिस, इन सभी के कोकटेल से अतीक अहमद एक कुख्यात बदमाश बनता चला गया और एक दिन चांद बाबा को उसके गैंग के साथ यमपुरी पहुंचा दिया। दोस्तों, चांद बाबा अब कोई छोटा आदमी तो था नहीं, इसलिए चांद बाबा के मर्डर के साथ साथ अतीक अहमद का नाम भी जुर्म की दुनिया में गूंज उठा। इसी तेजधार गुंडाई के दम पर अतीक अहमद एक ऐसा कुख्यात अपराधी बना जिसके बारे में जानकर आज पूरी दुनिया खौफजदा है। 290 से ज़्यादा मुकदमे, इंसानों को मूंगफली की तरह फोड़ कर फेंकने वाले अतीक अहमद की पूरा विकिपीडिया आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, राजनीति की शुरुआत में अतीक अहमद 1991 में एक बार विधायकी का चुनाव जीता। उसके बाद कुछ टाइम बाद 1993 में फिर से विधायकी का चुनाव जीता। आगे 1996 में समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चौथी बार विधायक बना। बाद में 1999 में दोस्तों उसने अपना दल ज्वाइन किया। ये सब तो चल ही रहा था, पर 2004 में उसने यूपी को हिला देने का काम किया। समाजवादी पार्टी से फूलपुर से सांसद बन के वो सबके सामने आया। अब उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट की विधायकी सीट खाली हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने भाई खालिद उर्फ अजीम उर्फ खालिद को चुनाव में उतार दिया। अब धाक और रसूख इतना ज़्यादा होने के कारण घमंड भी बहुत ज़्यादा था। अतीक अहमद को लगता था कि उसका भाई विधायकी का चुनाव बड़ी आसानी से जीत जाएगा, कोई रास्ते में रोड़ा नहीं है। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टाइम में उसी का गुर्गा रहा और उसका राइट हैंड रहा राजू पाल बीएसपी से टिकट लेकर उसके सामने आ जाएगा। राजू पाल पर हत्या के 25 से 30 मुकदमे थे। दोस्तों, चुनाव होता है और राजू पाल 4000 वोटों से जीत जाता है। राजू पाल से मिली हार अतीक अहमद और अशरफ को बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर उन सभी की दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। अतीक अहमद ने दुश्मनी भी इस हिसाब से निभाई कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। राजूपाल के काफिले पर हमला किया गया। राजूपाल के ऊपर दनादन गोलियों की बारिश की गई। राजूपाल और उसके समर्थक एक जगह गए हुए थे, उनकी वापसी में अतीक उनके ऊपर हमला करवा देता है। राजूपाल के समर्थक राजूपाल को ऑटो में लेकर दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दनादन गोलियों की बौछार उनका पीछा नहीं छोड़ती। घर में खुशियों का माहौल होते हुए एकदम गमगीन हो गया, क्योंकि राजूपाल की 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। अब राजूपाल की हत्या के बाद इलाहाबाद पश्चिम की विधायकी सीट खाली हो चुकी थी। दोबारा उपचुनाव होना तय था। दोस्तों, राजूपाल के मरने के बाद अतीक अहमद बहुत खुश था। अतीक और अशरफ दोनों जश्न मना रहे थे। बताया जाता है कि उस रात पार्टी में यहाँ 2 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए। 2005 में फिर से उपचुनाव होना तय हुआ। बीएसपी सुप्रीमो ने राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को अपना टिकट दिया। इधर अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को पूजा पाल के विरोध में सपा से टिकट लेकर चुनाव में उतार दिया। जनता में खौफ और डरावनी राजनीति के बल पर अतीक अहमद ये चुनाव जीत गया और पूजा पाल जो बीएसपी से कैंडिडेट थी, वो यहाँ पर चुनाव हार जाती है। बताया जाता है कि ये चुनाव हारने के बाद पूजा पाल बहुत ज़्यादा मायावती सुप्रीमो के सामने रोई, पर मायावती ने उसे आश्वासन दिया। दोस्तों, समय बीतता गया, चुनाव नज़दीक दोबारा से आ गए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूजा पाल को
फिर से बीएसपी कैंडिडेट बनाकर चुनाव में उतार दिया और सामने फिर से एक बार मौजूद था सपा का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई अशरफ। परंतु इस बार अशरफ को हार का सामना करना पड़ा। 10,000 वोटों से पूजा पाल की जीत हुई और समय का चक्कर बदला। इस बार मायावती की सरकार आ चुकी थी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बुरे दिन आ गए थे। मायावती की सरकार भूखे शेर की तरह अतीक अहमद और उसके भाई के ऊपर टूट पड़ी। अतीक को गैंगस्टर और उसके गैंग्स को दर्ज किया गया। अतीक अहमद के ऊपर मायावती सरकार ने 20,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। उसके घर तोड़े गए, बिल्डिंग, ऑफिस और उसके सारे काले कारनामे बंद कर दिए गए। अतीक के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। अतीक अहमद को फरार घोषित कर दिया गया। उसके भाई और अतीक अहमद की सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही थी। इसी जद्दोजहद में दिल्ली के पीतमपुरा से अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। समय बीतता गया। थोड़े टाइम बाद अतीक अहमद ने जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की, पर खौफ इतना कि जमानत के लिए कोई जज तैयार नहीं हुआ। 11 जजों की बेंच ने जमानत की सुनवाई करने से मना कर दी, पर एक जज ने समझा बुझा कर जैसे तैसे करके उसकी जमानत की सुनवाई के कार्य को पूरा किया गया। जमानत के कार्य में अतीक अहमद को जमानत मिल जाती है। अतीक के बाहर आ जाने पर पूरे गैंग्स में खुशी का माहौल था। उसी रात अतीक के फार्म हाउस पर पार्टी की गई। इधर साल 2012 में बीएसपी कैंडिडेट पूजा पाल दोबारा चुनाव में उतरी, पर सामने इस बार सपा के प्रत्याशी अतीक अहमद खुद थे। इस बार भी दोस्तों सियासी बाहुबल दिखाने में अतीक अहमद ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर इस बार किस्मत ने अतीक अहमद का साथ नहीं दिया और वो पूजा पाल के सामने चुनाव हार गया। पर अतीक अहमद के लिए प्लस पॉइंट ये बना कि उसी समय सपा की सरकार आ गई। अतीक अहमद फिर से अपनी धनक जुटाने में कामयाब होने के लिए भरपूर कोशिश करने लगा। दोस्तों अतीक अहमद भले ही नेता सांसद रहा हो, पर कभी भी गैंगस्टर एक्ट से वो बाहर नहीं आ पाया। एक गैंगस्टर की छवि हमेशा उसके ऊपर बनी रही। अतीक ने जिंदगी में इतने कांड किए कि जेलर भी जेल में अतीक को रखना नहीं चाहते थे। इस गैंगस्टर पहचान की वजह से मौजूदा सपा पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अतीक अहमद से किनारा करने में लगे हुए थे। इन सभी बातों से नाराज होकर अतीक अहमद ने यहाँ तक कहा था कि मुझे सपा पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और अपना बाहुबल दिखाने के लिए अतीक 500 से 700 गाड़ियाँ कानपुर लेकर गया। कानपुर शहर में भरपूर जाम लग गया था। जब अतीक अहमद की सारी गाड़ियां रोड पर थी तो अतीक अहमद सबसे आगे हमर गाड़ी में बैठकर सबके सामने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए रोड के बीचों बीच चल रहा था। इस तरह से अतीक अहमद ने अपना भरपूर शक्ति प्रदर्शन करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बदला लेने तक की बात कहती। इस तरह गाड़ियों का काफिला लेकर अतीक अहमद शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचा। दोस्तों इस अंदाज में खुद को पेश करना अतीक अहमद को महंगा पड़ता जा रहा था। सभी की वो नज़रों में आ गया था। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की नज़रों में भी अतीक अहमद मुख्य रूप से आ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया 2017 में योगी सरकार आ चुकी थी। दोस्तों योगी सरकार बड़े प्रभावशाली तरीके से माफियाओं का अंत करने में जुटी हुई थी। योगी सरकार ने अतीक अहमद को भी नहीं बख्शा। यह सब चल ही रहा था दोस्तों, लेकिन अतीक अहमद ने एक सबसे बड़ी गलती राजूपाल के केस में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या करवा कर की। प्रयागराज में 24 फरवरी में उमेश पाल और उसके साथी गनर्स की हत्या अतीक के लड़के असद अहमद और उसके साथी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश पाल के गाड़ी से उतरते ही अतीक अहमद के लड़के असद ने उस पर दनादन फायरिंग कर दी। इसी क्रम में दोस्तों अतीक अहमद ने सबसे बड़ी गलती उमेश पाल की हत्या करवा कर की। उमेश पाल के गाड़ी से उतरते ही अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी बदमाशों ने दनादन गोलियों की बौछार उमेश पाल के ऊपर की। इसी दौरान उमेश पाल और उसके गनर्स की हत्या गोली लगने की वजह से हो गई। इस मर्डर को योगी पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया। दोस्तों अतीक अहमद और उसके साथी बदमाश फरार हो चुके थे। उनको ढूंढने के लिए पुलिस दर दर उनकी छाछ छान रही थी, पर कुछ समय बाद झांसी में पता लगा कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मौजूद है। एसटीएफ और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में असद को मार गिराया गया। असद बाइक से जा रहा था। जैसे ही नाका लगाया गया असद गाड़ी को देख के भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद उसने पुलिस पर वापसी फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए असद का एनकाउंटर कर दिया। साथ में शूटर गुलाम भी मौके पर मौजूद था, तो साथ में उसकी भी मौत हो गई। इसमें पुलिस ने बताया कि अतीक अहमद के बेटे असद के पास विदेशी असलहा प्राप्त किए गए, जिनकी कीमत लाखों में थी। यहाँ पर अतीक के तीसरे बेटे असद का भी खात्मा कर दिया गया।
अतीक को जब इस बात का जेल में पता लगा तो उसने योगी सरकार से बदला लेने तक की बात कही, पर अतीक इस बात से अनजान था कि अब उसका समय उल्टी करवट ले चुका था। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई को अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाते हुए गोलियों से भून दिया गया। अतीक अहमद और उस पर गोलियां चलाने वाले 3 लड़के मीडिया कर्मी बनकर आए थे। पुलिस ने मौके से ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि जिस वक्त यह हमला हुआ, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर आया गया था। अतीक अहमद और उसका भाई दोनों एक ही हथकड़ी से बंधे हुए थे। मीडिया कर्मी बनकर आए शूटर्स ने अतीक के माथे पर गोली मारी। अचानक से आए इन शूटर्स को पुलिस भी भांप ना सकी और मौके पर ही अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो गई। दोस्तों, इस तरह अतीक खौफ के साए को पूरी उम्र पालता रहा और आखिर में खौफ के साए में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने आज अपने कंटेंट को सही करने के लिए पूरी कोशिश की, आगे से आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा।